इन सब गलतियों से बचोगे और ये सब गलती से तभी आप बच सकते हो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब सारा करोगे। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन देखोगे तो आपसे शायद नहीं होगा। ठीक है ना, तो करो कि ऊपर और नीचे वाला कहीं दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट तो नहीं है। हाँ, कॉन्जुगेट भी है। अच्छा, एक और बात, कहीं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो नहीं है? ये कैसे पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने इरेशनल नंबर का डेफिनेशन देखा था और फिर रेशनलाइजेशन के बारे में देखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़े बहुत और इरेशनल नंबर से क्वेश्चन लेंगे, उसके बारे में देखेंगे और थोड़ा बहुत रेशनल नंबर के बारे में भी देखेंगे, खासकर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। जो रेकरिंग वाले नंबर होता है उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग एक क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक है ना, जैसे देखो आपके पास एक सवाल दिया गया है, एक क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। ठीक है, देखो इसको करते क्या है, पहले तो आप खुद ही ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस रूट 3, है ना। तो एक तो बच्चा क्या करता है कि डायरेक्टली इसको पुट कर देता है, कोशिश करता है कि x की जगह पे 2 प्लस रूट 3 को पुट कर दो और हमारा काम आसान हो जाएगा। पर नहीं, ऐसे होने वाला नहीं है। ठीक है ना, आप इन सब गलतियों से बचोगे और ये सब गलती से तभी आप बच सकते हो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब सारा करोगे। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन देखोगे तो आपसे शायद नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखो x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है। अब 1 बाई एक्स क्या होगा भाई मेरे? 1 बाई एक्स हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ठीक है ना, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब आपने देख लिया कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है और जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखे आप तुरंत रेशनलाइजेशन कर रहे हो, है ना। और रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख लो ये ऐसा हो जाएगा। तो 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना। तो 1 बाई एक्स जो होगा आपका 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, है ना। इसलिए 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 2 माइनस रूट 3। बोलो, इधर आपको x मिल गया, इधर आपको 1 बाई एक्स मिल गया, इसलिए आप क्या कर सकते हो, यहां से बहुत जल्दी आप x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। है ना, अब x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है। आप इन दोनों को एक साथ कर लो, ये दोनों कैंसिल, तो x प्लस 1 बाई एक्स कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है ना, अब क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। करो क्यूबिक ऑन बोथ साइड, है ना, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें क्या करना है, क्यूब करना है। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होगा अच्छे से, है ना। x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, इधर 4 का क्यूब। ठीक है, तो ये करोगे तो देखो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3ab होता है, a प्लस बी के होल क्यूब में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ऐसा ही होता है ना। और 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64। क्लियर है। अब देखो ये x और ये x दोनों कैंसिल हो गया, है ना। हमें इसकी वैल्यू चाहिए x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की। अब ये 3 हो गया और x प्लस 1 बाई एक्स कितना है, 4 है, तो ये 64 हो जाएगा। इसलिए x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आपका आ जाएगा 64 माइनस 12। और इस तरह से x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना आएगा, ये आपका 64 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, है ना। तो अब फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 52, है ना। इसकी वैल्यू जो है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 52 आ जाएगी। क्लियर है ना। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी देखें तो आप ना छोड़े, बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। तभी करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे और भी देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हमने लिया है आज के क्लास के लिए। एक और सवाल है, देखो बस छोटे छोटे आपके लिए कैलकुलेशन है ना। अब देखो आपके पास a की वैल्यू दे दिया, b की वैल्यू दे दिया और आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं। देखो आपको a दे दिया रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब भी पहले आपको दिखता है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो पहले आप रेशनलाइज कर लो।
पहले आप रेशनलाइज कर लो। एक बात और आप चेक कर लिया, जैसे ही आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे और उन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जा रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दोनों अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उसका फायदा ये होता है कि जैसे आप रेशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ही आप रेशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। करके देखते हैं ना? करके देखते हैं, चलो इसे रेशनलाइज करते हैं। √3 प्लस √2 अपॉन, सॉरी, √3 माइनस √2 होगा ना, √3 माइनस √2 होगा, √3 माइनस √2 इसका कॉन्जुगेट चाहिए और नीचे भी √3 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपको √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, √3 इंटू √2, और ये आपका 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट, सॉरी माइनस 2 √6 होगा, माइनस 2 √6 होगा, माइनस 2 √6। तो यहां से आपको ए की जो वैल्यू मिलेगी 5 माइनस 2 √6 आ गया। ए की वैल्यू 5 माइनस √6, 5 माइनस 2 √6 आ गया। अगर आपके पास अब थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस हो गया होगा, है ना, आप इतने ऑब्जर्वेशन के तो पक्के होंगे, ठीक है, इतना जल्दी आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि ये वाला देख लिया ना, ये वाला और ये वाला इसका रेसिप्रोकल है, कुछ ऐसा दिख रहा है, यही है, तो देखो ये अगर ए है तो ये 1/a है ना। तो यहां से सिंप्लीफाई होके जो बी की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू कुछ ऐसा ही आएगा, 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6, ये आपका बी आ गया, ये आपका बी आ गया। अब आपको वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5a की, हमें वैल्यू इसका निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a की वैल्यू 5 माइनस 2 √6 है और b की वैल्यू 5 प्लस 2 √6 है। देखो a आपका 5 माइनस 2 √6 है और b आपका 5 प्लस 2 √6 है ना। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे a इंटू बी, तो देखो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 25 माइनस 24 हो जाएगा और इस तरह से ए बी की वैल्यू 1 आ गई, है ना, ए बी की वैल्यू 1 आ गई, हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। और आप थोड़ा सा और अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 5ab, ये वाला, ठीक है। ए प्लस बी करेंगे, अगर आप जैसे ही इन दोनों को जोड़ते हैं, एक बार जोड़ के भी देख सकते हैं ना, आप इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें और ए प्लस बी कर लें, जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आप करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 7ab, है ना, माइनस 7ab, और ab की वैल्यू कितनी है, 1 आया है, तो यहां से 100 आ गया और ये -7, और ये इस तरह से बहुत इजी वे में आपने 93 इसका आंसर निकाल लिया। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये सब छोटे छोटे अपने ऑब्जर्वेशन से हमें बहुत फायदा मिलता है और क्लास 9th के बच्चों के लिए मैं बोलता हूं कि उनको बहुत ध्यान से सब चीजें पढ़नी चाहिए। आपकी क्लास में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, इस खूब सारे कैलकुलेशन दिए हुए हैं, है ना। आप एनसीईआरटी को छोड़ के कोई और बुक देखें, आर एस अग्रवाल देखें, आर डी शर्मा देखें, एम एल अग्रवाल देखें, इन सारी किताबों में भर भर के क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर आपको अपने कैलकुलेशन को बहुत अच्छा करना है, अगर आप कुछ आगे के लिए सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे आगे चल के मैथ्स में कुछ ज्यादा ही जाना है, मुझे आईआईटी करना है, तो आप ये सब किताब जरूर करें, यहां से क्वेश्चन जरूर करें। केवल एनसीईआरटी करने से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हो सकते हैं, आपके कैलकुलेशन अच्छे नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं दिए गए, ठीक है। तो आप ये सारी किताब करेंगे तो ये हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप नए नए तरीके जरूर वहां से सीखें, ठीक है। मान लो आपने एक बार क्वेश्चन कोई कर लिया किसी और तरीके से, और भी तरीके थे इसमें करने के, ठीक है। आप चाहते तो पहले ए निकाल लेते, तो पहले यहीं पे आप ए स्क्वायर निकालते, फिर आप चाहते तो आप यहीं पे बी स्क्वायर निकालते और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ते, फिर ए इंटू बी करते, और वो भी प्रक्रिया था, वहां से भी आप कर लेते, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा हमारा अपना ऑब्जर्वेशन भी था कि हम ऐसे करके बहुत जल्दी कर लिए, कहीं भी कुछ गंदा कैलकुलेशन है यार, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 93 आ गया, क्लियर है ना। आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और वैसा ही प्यारा सा सवाल मिल गया, P की वैल्यू ये, Q की वैल्यू ये, ठीक है। P की वैल्यू देखो आपको दे दिया
यहां पे भी हम कुछ ऐसा करते हैं, p आपको दे दिया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। नो डाउट दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, पर इस बार दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, करते हैं, पहले तो हम इसे रेशनलाइजेशन करते हैं इसका। 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, है ना। ऊपर वाला देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बन गया। नीचे वाला 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब ये सब काम आपको बहुत जल्दी करने आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप एक एक स्टेप टीचर के सॉल्यूशन को देख के छाप रहे हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी ये सब कैलकुलेशन करना सीख जाओ, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 और माइनस 2ab यानी माइनस 6 रूट 5, क्लियर है। और ये 9 माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो यहां से आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको ऐसा मिल गया 14 माइनस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। ये वैल्यू हमारी p की हो गई, ये वैल्यू हमारी p की हो गई, ठीक है। अब यहां से q निकालेंगे, q अपने पास ये है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, ठीक है। अब p जैसे हमने निकाला वैसे ही q करेंगे, पर अब हमारा इतना ऑब्जर्वेशन काम कर गया है कि p की वैल्यू अगर ये है तो सर q की वैल्यू कुछ ऐसा ही आएगा, पर थोड़ा सा चेंज आएगा, 14 प्लस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर से अब हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। एक और काम यहां से फिर से कर सकते हैं। पहली बात तो हम p इंटू क्यू करेंगे, p इंटू क्यू करेंगे, p इंटू क्यू करेंगे। तो देखो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 इंटू 4, ये तो मिलके नीचे 1/16 हो जाएगा। और ये वाला देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 6 रूट 5 का स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। आप करो, देखो ये 1/16, ये आपका आ गया 196 और ये आपका आ गया 180, 180। क्लियर है क्या। अब ये 196 में से 80 गया तो 16 बचेगा, 1/16 इंटू 16 और ये कट के आपको 1 मिल गया, यानी p इंटू क्यू की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। सर यहां पे तो p इंटू क्यू दिया ही नहीं है, पर फिर भी हमने निकाल लिया, हमने निकाल लिया, कुछ काम आएगा। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ये आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से यूज करने आना चाहिए, ये आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से यूज करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो p प्लस क्यू, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये p है और ये आपका q है ना। ये खत्म होगा, देखो 14 प्लस 6 रूट 5 और ये 14 माइनस 6 रूट 5, 1/4 को आप कॉमन ले लो तो प्लस 6 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 दोनों कैंसिल होगा, 14 और 14 28, है ना। 28 अपॉन 1/4 तो 7 हो जाएगा। p प्लस क्यू की वैल्यू 7 हो गया, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये 49 हो गया और ये 2 आ गया, और इस तरह से आपका आंसर 47 आ गया। क्लियर है क्या। ये कैलकुलेशन आपको करना है इसी तरीके से, ठीक है ना। आप आदत डालोगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी करें, आपका अप्रोच जो है एकदम कॉम्पिटेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, मैं ये नहीं करूं कि आप कोई ट्रिक याद करो, यहां पे किसी तरह के छोटे बच्चों को ट्रिक नहीं सीखना चाहिए, नहीं याद करना चाहिए। आप अपना कैलकुलेशन डेवलप करो, आप अपना ऑब्जर्वेशन डेवलप करो, ठीक है। क्वेश्चन को ये कर करके होगा, है ना। जब आप क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन 50 करोगे, 60 करोगे, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। कुछ नहीं तो एक ही क्वेश्चन को बार बार हम करते हैं, ठीक है। क्लास 9th के बच्चों के लिए यही चाहिए कि आपने भले ही 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पर उस 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप 4 बार 5 बार करो, और जब भी क्वेश्चन करते हो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को देखो, क्या कुछ नया मिल रहा है। ऐसा नहीं कि रटा रटा ऐसा है, हमने सवाल किया और हमारा काम हो गया, ये हमारा काम कहीं नहीं है। जब भी हम नए क्वेश्चन को करते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अच्छा इसमें और क्या हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग बढ़ेगा, आगे चल के आपको बहुत हेल्प होने वाला है। भले ही आपके पेपर में थोड़े बहुत नंबर कभी कभी कम आ जाए, पर आगे आपको उसका फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलो फिर और नए सवाल करें, अगला सवाल फिर देखते हैं। एक और बहुत अच्छा सवाल है, देखो x की वैल्यू ये दे रखा है 1/2 माइनस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर से ये आ गया, फिर से ये खतरनाक एक्सप्रेशन आ गया। अब ये देखो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है और आपको x की वैल्यू ये दे रखी है, आपको x की वैल्यू ये दे रखी है, क्लियर है ना। पहली बात तो हमें सर ये समझ नहीं आया कि ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिया है, हमें ये बात समझ नहीं आती है। पहले कहीं भी डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर दिया है तो रेशनलाइजेशन करके हम उसको रेशनल बना, ओके। तो देखो इसको रेशनलाइजेशन ऐसे कर लेंगे, 2 प्लस रूट 3 अपॉन
2 प्लस रूट थ्री, ये ऐसा हो जाएगा। और ये आपका हो गया 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, है ना। और ये हो गया 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 4 माइनस थ्री, सो दिस इज 2 प्लस रूट थ्री। यानी हम ये कहेंगे कि सर जो x की वैल्यू है वो ऐसा आ गया, 2 प्लस रूट थ्री, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलो यहां से कम यहां तक तो आए। पहला काम तो हमारा यही था। अब बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, इतना लालच आता है ना सवाल को देख के, जब पहली बार आप करोगे आप सोचोगे हम इसे डायरेक्टली इसमें पुट करना है। ठीक है, कुछ बच्चे तो कैलकुलेशन के बहुत पक्के होते हैं, वो निकाल ही देंगे, है ना। ये क्यूबिक है और हाँ कर लोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब कर लोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लोगे, ए प्लस बी 7 से मल्टीप्लाई, ये सब करके शायद आपका आंसर आ सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर यही चीज अगर ये 4 डिग्री में होता, 5 डिग्री में होता, 6 डिग्री में होता, तब आप परेशान हो जाते, तब आप परेशान हो जाते। समझ आ रहा है ना। तब हम यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम वाला, है ना। अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा कि px कोई पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है, अगर उस px पॉलिनोमियल को हम x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो p अल्फा उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। p अल्फा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये बात समझ में आ रही है ना, p अल्फा रिमाइंडर होगा। अच्छा, ये तो बात यही करेगा, p अल्फा रिमाइंडर भी होगा और p अल्फा ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी अल्फा पे। बोलो, अगर मैं x के जगह पे अल्फा रख दूं, अगर ये पूरा px है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये अगर ये पूरा पॉलिनोमियल ये px दे रखा है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये बात समझ में आ रही है ना। और किसी ने कहा कि आप p अल्फा की वैल्यू बताओ, p अल्फा की वैल्यू बताओ, p अल्फा की वैल्यू बताओ, है ना। तो p अल्फा तो यहां से रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब यही है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर p अल्फा उसका रिमाइंडर है, p अल्फा अगर रिमाइंडर है, तो एक काम क्या कर सकते हैं, आप x माइनस अल्फा से डिवाइड कर दो तो भी रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके तो है ही, क्या, या तो हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, या हम सिंपल डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ में आ रही ना। वही आइडिया हम यहाँ पे लगाएंगे, है ना। अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ लिया होगा तो थोड़ा बहुत आपको रिमाइंडर थ्योरम का ज्ञान होगा, है ना। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे तो वहां भी रिमाइंडर थ्योरम की बातें करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। अब देखो ये x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री है। फिर से हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर दिख रहा है, कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, आप 2 को इधर बुला लो, आप 2 को इधर बुला लो और यहाँ पे रूट थ्री को ऐसे ही छोड़ दो, है ना। अब फिर से रूट को हैंडल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x माइनस टू का होल स्क्वायर और ये रूट थ्री का स्क्वायर, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 इक्वल्स टू 3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये ऐसा आया। ये बात समझ में आ रही है ना, यही ये x इक्वल्स टू अल्फा है, तो ये x माइनस अल्फा, यानी आप इसी से डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, है ना। और जो रिमाइंडर आएगा वही उसका वैल्यू होगा। क्लियर है, जो रिमाइंडर आएगा वही उसका वैल्यू होगा। उसका रीजन आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो आप इससे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, है ना, और इसको डिवाइड करोगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, है ना, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करोगे तो देखो पहले x आ गया, अब ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x, घटाते हैं माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, और ये आपका 2x स्क्वायर, ये आपका माइनस 8x प्लस 5, है ना। अब फिर यहां पे 2 लिख देते हैं, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस ये खत्म, ये 3, ये आपका रिमाइंडर, और यही आंसर हो गया, है ना। आप ये कहोगे इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप x के जगह पे 2 प्लस रूट थ्री रख भी लोगे तो यही आंसर आने वाला है। पर तरीका ये है, आप ये नहीं कि डायरेक्टली से पुट कर दो, है ना, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या। अगर 9th क्लास के बच्चों को इस तरह की बातें समझ में आती हो, इस तरह के क्वेश्चन लगाने लग गए, है ना, थोड़ा सोचने लगे, आगे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि बड़े क्लास में चल के बहुत टफ सिलेबस हो जाता है। यहाँ पे तो 9th में हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते रहते हैं, जबकि है नहीं इतना आसान 9th, जितना आसान एनसीईआरटी ने बना दिया है।
ठीक है ना? तो आप एनसीईआरटी में अगर एक क्वेश्चन भी तरीके के देख ले तो आप दूसरे बुक में ढूंढे और वहां से क्वेश्चन जरूर करें अगर आप 9th क्लास के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप मैथ्स को और भी बढ़िया करना चाहते हैं। ठीक है, तो केवल एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट ना रहे, खासकर मैथ्स के लिए। ठीक है ना, आप जरूर रेफरेंस बुक फॉलो करें। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा, आगे ये दे रखा है, ये थोड़ा रेशनल नंबर से ये पार्ट ले लिया हमने। ठीक है ना, करे कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p by q where p q are integers and q is not equals to 0। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए अपने से। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा ना, आपने एक तो और आगे मैं पढ़ाने वाला हूं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं यानी रिपीट करते रहते हैं, है ना, रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसा ही होते हैं। इस 0.2 पे बार का मतलब है कि आप इस 2 को बार बार लिखोगे, आप इस 2 को बार बार लिखोगे, ये खत्म होने वाला नहीं है ना, पर ये है रेशनल नंबर। पर है कैसा नंबर, ये रेशनल नंबर। अब आप सबको पता है कि रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होता है ना। तो यही करें कि जो ये बार वाला पार्ट है ना, आप इसको p by q के फॉर्म में लिख के दिखा दो। आपका काम है कि इसे p by q के फॉर्म में लिख के दिखा दो। तो चलो कोशिश करते हैं कि कैसे लिखेंगे इसको, है ना। इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये 0.2 बार है। पहली बात तो अगर आपसे कोई डायरेक्टली आंसर पूछे, पहले आप आंसर निकालना सीख लो। इसका मैं पहले शॉर्टकट मेथड बता देता हूं, ठीक है ना, फिर आपको लिखने के तरीके भी बता दूंगा कैसे आप एग्जाम में लिखोगे। अगर ये 1 नंबर का सवाल ना हो, एक सवाल का तो डायरेक्टली आंसर लिख दो। ठीक है ना, तो देखो अगर ये बार बार लिखा हुआ है तो इसके बदले आप क्या करो, 2 तो एज इट इज लिख लो, और इस एक नंबर के बाद देखो 12 है तो उसके बदले 9 उतार लो। ये इसका आंसर 2/9 इसका आंसर होने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब यही है। अच्छा सर, यानी कोई ऐसे लिख के देगा तो आप आंसर क्या बताओगे, 5/9 बताएंगे, है ना। कोई ऐसा लिख के देगा 0.7 पे बार, तो ये क्या बताओगे, 7/9 बताओगे। ठीक है ना, हाँ, आप सीख गए होंगे। क्लियर है, अच्छी बात है। अब देखो, अगर मान लो कोई सवाल ऐसा दे दिया 0.23 2 डिजिट पे बार, 2 डिजिट पे बार दे दिया, है ना, तो आप क्या करोगे, ये दोनों नंबर को एज इट इज लिख लो, है ना। 2 नंबर पे बार है ना, डेसिमल के 2 अंक पे एकदम बार दे रखा है, तो हर अंक के लिए एक 9 होता है, ये 99 हो गया, खत्म, है ना। अगर किसी ने ये दे दिया 0.37 पे बार, तो आप बाहर ऐसे कर लो 37/99। क्लियर है क्या। अगर किसी ने ऐसे दे दिया 0.53 पे बार, तो आप इसे बाहर निकालो, ऐसे पहले 53 और नीचे फिर 99। क्लियर है, ये पहले आप सीख लो, ऐसा ऐसा होता है, एग्जैक्टली आंसर होगा। कैसे करेंगे, ये करने का तरीका भी बता दिएगा, पर इसका शॉर्ट मेथड यही है कि आप क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में वो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, देख के आपको इस तरह की बातें थोड़ा और देखते हैं सवाल ना, थोड़े और सवाल देखते हैं। ये देख लो, मान लो 0.235, अब 3 डिजिट पे बार है, सभी डिजिट पे बार है, तो आप क्या करोगे, फिर से तीनों नंबर को डेसिमल हटा दो, जीरो हटा दो, सब ऐसे लिख लिया। 1 2 3, 3 पे बार है इसलिए 3 9 नीचे लिख दो, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। मान लो यहाँ पे ऐसे दे रखा 6 2 1 और इस पे बार है ना, और फिर इसको ऐसे लिख लो 6 2 1 और नीचे 999। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म बोला जाएगा तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, है ना। इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे, ठीक है ना। ऐसे ही 0.875 पे बार, तो ये आप क्या लिखोगे 875 और नीचे क्या आ जाएगा 999। इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है, इस तरह के आपको इतना आइडिया तो लग ही गया होगा, है ना। अगर यानी ऐसा कुछ दे रखा है 0.1234 और इस पे बार है चारों पे, तो आप क्या करोगे, आप ये 1234 लिख लिया, 4 नंबर पे बार है तो 4 9 नीचे आ गया, ये आपका आंसर है। क्लियर है, एक तो हूबहू इस तरह के सवाल मिले तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो इस तरह के सवाल तो आप ऐसे डायरेक्टली कर लोगे। इसी में थोड़ा बहुत चेंज करके कैसे आएगा, चेंज करके देख लो 0.25 और इस 5 पे बार में दिया, इसका मतलब ये है कि आप केवल 5 को बार बार लिखेंगे, 2 को नहीं, 5 को बार बार लिखेंगे, लिखते जाओ, ऐसे लिखते जाओगे, ठीक है ना। अब आपको इसको p by q के फॉर्म में चेंज करना है, इसे आपको क्या करना है, p by q के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं ये भी देख लेते हैं, कैसे इसे p by q के फॉर्म में चेंज करते हैं ये भी देख लेते हैं। पहले तो आप डेसिमल ये हटा दो, आप एज इट इज 25 लिख लो,
ठीक है, जिस पे बार नहीं है 2 पे बार नहीं है, 2 को इसमें से घटा दो। 1 पे बार है 5 पे, जिस पे बार है उसके बदले 9 लिख लो, और जिस पे बार नहीं है उसके बदले एक 0 लिख दो, खत्म। ये आ गया आपका 23/90। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर है ना? ठीक है, देखते हैं और 1-2 सवाल देखते हैं, आ जाएगा हमें 0.87 बार ऐसे। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे, ये डेसिमल हटा दो, ये 87 एज इट इज लिख दो, जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो, जिस पे बार है उसके बदले 9, जिस पे बार नहीं है उसके बदले 0। 87 में से 8 गया, 87 में से 8 गया 79, 79/90, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप इसे p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। 0.93 बार, ये ऐसा है, तो फिर आप 93 लिख दो, जिस पे बार नहीं है उसे घटा दो, और फिर जिस पे बार है उसके बदले 9, जिस पे नहीं है उसके बदले 0। 93 में से 9 गया 84/90, है ना? आप इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये 6 14 6 15 14/15 आपका आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर है? तो इस तरह से काम करना है। अब देखो 0.235 है ना, 235 मैंने पहले 2 पे बार देते हैं, है ना, पहले 2 पे बार देते हैं, तो पहले पूरा नंबर लिख लो 235, जिस पे बार नहीं सर उसके बदले घटा लो, कितने पे बार है 2 पे, तो 99, जिस पे बार नहीं उसके बदले 0, तो ये 233/990, ये आपका आंसर। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता कि 0.235 केवल 5 पे बार होता, है ना, तो फिर से पूरा नंबर 235, जिस पे बार नहीं उसे घटा लो, तो 23 पे बार नहीं था उसे घटा लिया, फिर ये ऐसे। अब देखो जिस पे बार है उसके बदले 9, जिस पे बार नहीं है उसके बदले 0, कर लिया। 235 में से 30 घटाया 212 बट्टे में 900, ये आपका आंसर, है ना? तो इस तरह से आप इन्हें बहुत जल्दी p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? सही है, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। मान लो ये 4 डिजिट है, 0.3756, और ये 2 पे बार है, तो आपको इतना आइडिया तो लग गया कि 3756 को लिख दो, जिस पे बार नहीं उसे घटा दो, जिन दो पे बार है उसे 99 लिख दो, जिन दोनों पे नहीं है उसके बदले 00 लिख दो। ठीक है, अब इसे घटाओगे तो 9 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, और ये 9900 आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है ना? तो आप इसे इस तरह से p by q के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे निपटा देंगे। अगर आपको पेपर में कैसे करना है कि नहीं सर आप मुझे पूरे डिटेल तरीके में बता दो, तो मैं 2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। पहला सवाल ये है कि 0.5 पे बार है, इसे आप कैसे लिखोगे, है ना? पेपर में ऐसे स्कूल के एग्जाम के लिए आप ऐसे करोगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.5 बार, है ना? देन आप ऐसे लिखोगे कि x इक्वल्स टू होगा 5 पे बार है, तो इसे आप बार बार लिख लो, एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन में इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 10x हो जाए, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, ये वाला पॉइंट यहां चले जाएगा, और ये देखो इसे बार बार लिखते रहो। आप हमेशा यही करोगे कि डेसिमल के बाद वाले डिजिट, डेसिमल के बाद वाले डिजिट, डेसिमल के बाद वाले डिजिट क्या दोनों सेम सेम है? सेम सेम है। देखो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैच करो, डेसिमल के बाद इधर भी 5 5 है, इधर भी 5 5 है, अब दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब लिख लो सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, दूसरे में से पहले को घटाने पे 10x में से x घटाओगे 9x आ गया, अब ये घटाओगे तो पूरा खत्म हो गया, ये 5 आ गया, इसलिए x इक्वल्स टू 5/9। हमने तरीका भी देखा था कि उससे डायरेक्ट आंसर भी कुछ इस तरह से आ रहा था। क्लियर है ना? डायरेक्ट आंसर भी जब हम निकाल रहे थे तो हमारा आंसर ही था 5/9 ही था, तो यही आपको करना है, यही आपको करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और इस तरह के सवाल देख लेते हैं। मान लो ये है 0.23 बार, 3 पे बार करते हैं, है ना? फिर से वैसा ही कुछ करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.23 बार, देन x इक्वल्स टू 0.2, 3 को बार बार लिखेंगे ना, 3 को बार बार लिखेंगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
क्लियर है? अब देखो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा पहला काम है 10 से मल्टीप्लाई, कर लिया सर, कर लिया, 2.3333 ऐसा। अब ध्यान से आपको देखना है क्या डेसिमल के बाद की शक्ल दोनों की सेम सेम है, तो नहीं है। देखो इसकी शक्ल में 233 ऐसे, इसमें केवल 33 है, तो सेम शक्ल बनाने के लिए फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें 10 से करेंगे, इसमें 10 से करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 100x, और इसमें करेंगे तो ये पॉइंट फिर वहां चला जाएगा 23.33333 एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। ऐसा हो गया, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो, अब तीनों इक्वेशन में देखते हैं कौन सा दो एक जैसा लग रहा है। तो देखो 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 देखो, ये और ये दोनों एक जैसा लग रहा है। अब हम तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड, है ना? ये लिखेंगे अंग्रेजी में, हम ऐसा लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग, पूरा ही ध्यान से हम स्कूल वालों के लिए लिखते हैं, सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तीसरे में से दूसरे को घटाने पे 100 में से 10 गया 90x। अब ये देखो 23 में से 2 गया 21, x इक्वल टू 21/9। ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन था, है ना? ये जो शॉर्टकट मेथड बना था वो यहीं से ऑब्जर्वेशन बना था। ऐसा नहीं कि पहले मुझे वो आया फिर, अभी भी मैं किसी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन में आता हूं तो मुझे यही आसान लगता है। इस तरीके से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, है ना? और इसे इस टाइप से अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो जो पहले मैंने मेथड बताया था वो इसी मेथड से वो आया है। जब मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे तो मेरे दिमाग में एक चीज सेट हो गया कि कुछ हो रहा है ना? फिर मैंने खुद से अपने लिए अपना शॉर्ट ट्रिक बना दिया कि हाँ इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप भी जब खूब सारे सवाल करेंगे तो अपना शॉर्टकट मेथड आप खुद बना लोगे, किसी और से ट्रिक लेने की जरूरत ही नहीं है, किसी और के बताए हुए ट्रिक को याद रखना ही नहीं है ना? तो जितने भी हमारे क्लास 9th के बच्चे हैं वो अभी से ये सब बातें अपने दिमाग में डाल लें। एक तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, दूसरा आप जब भी कुछ सवाल को कुछ नया सोचें, ठीक है ना? एक तो आपकी जितने भी आइडेंटिटीज है, खासकर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह के आंसर को भी आप ऐसे कर लोगे। क्लियर है? अब लगता है कि आप कर लोगे, आप सवाल को कर लोगे, ठीक है ना? कुछ नया सवाल तो नहीं है। अच्छा, एक और टाइप के सवाल मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कोई कभी-कभी आपसे कुछ ऐसा सवाल दे देगा 1.5 पे बार, अब लगेगा कि ये तो सर नया सवाल है, ये तो आप करोगे ही नहीं, ये कैसे करोगे? तो फिर कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.5 बार, ठीक है ना? देन x इक्वल्स टू 1.555, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना? फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से कर दिया 10x 15.5555 एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखो मैंने क्या बोला, पॉइंट की बात देखना है, कहां पे एक जैसा कुछ चल रहा है, यहां पे चल रहा है, ठीक है? तो घटा दो सेकंड में से फर्स्ट को, तो 10 में से x घटाओगे 9x होगा, और 15 में से 1 घटाओगे 14 होगा, x इक्वल्स टू 14/9। ये आपका आंसर खत्म। वैसे देखते तो देखो 1.5 बार था तो इसको तो 1 ऐसे रख देते, और ये था ऐसा 0.5 बार, दोनों को जोड़ते तो 1.5 बार हो जाता है। नहीं, अब आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते तो ये 5/9 हो जाता, और 1 प्लस 5/9 करते तो 14/9 हो जाता। यहां से भी आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो वैसे ही करते हैं इस तरह के सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इस तरह के क्वेश्चन कर लिया, ठीक है? अब देखो कह रहे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। ये जितने नंबर हम लोग पहले बार वाले कर रहे थे ना वो सभी नॉन टर्मिनेटिंग, वो सभी नंबर कैसे थे? नॉन टर्मिनेटिंग थे। देखो ये 14/9 कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप 9 से 14 को डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट करता जाएगा, है ना? 1.55555 ऐसा आता जाएगा, ठीक है? तो यही इसलिए बोलते हैं ये सभी नंबर जो थे नॉन टर्मिनेटिंग थे, है ना? तो किसी भी रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके से होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आप क्लास 10th में जाएंगे तो भी आपको ये चीजें मिलने वाली है, ठीक है ना? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? करेंगे डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? वो ऐसा कह रहा है कि कोई भी डेसिमल कुछ फाइनाइट नंबर के बाद, है ना, वो अंत कर जाता है, उसे बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी समाप्त हो जा रहा है। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है 1/8,
है ना, 1/8। देखो रेशनल नंबर है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर है, q 0 के बराबर नहीं है तो रेशनल नंबर है। ये बात तो आपको समझ आ ही रही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कैसे बताओगे कि सर ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? पहला तरीका तो ये है कि आप 8 से 1 में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो अब 1 तो छोटा है 8 से, तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, है ना। अब बोलो 8 1 जा 8, ये क्या हो गया 2, है ना। फिर आप यहाँ पे एक 0 लोगे, 8 2 जा 16, क्या आ गया 4, है ना। और डेसिमल का मतलब ही आप यहाँ पे अपने मन से 0 उतार सकते हो। 8 5 जा 40, यहाँ पे आ गया 40, ये खत्म। यानी कि टर्मिनेटिंग है अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देखो आप डेफिनेशन पढ़ो, a decimal that ends after a finite number of digits is called a terminating decimal, है ना। तो देखो ये डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट बाद ये टर्मिनेट कर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, अब यहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो बोलते हैं कि ये जो नंबर था, ये जो रेशनल नंबर था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है ना। तो कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, अगर आप q से सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, ये भी बात ध्यान रखना, p बाई क्यू के सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और आप जब q से p को डिवाइड करते हैं और वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, है ना, यानी डेसिमल के कुछ अंकों के बाद वो खत्म हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब डेसिमल में ही होगा, ठीक है ना। कुछ अंक के बाद अगर वो खत्म हो जा रहा है तो बोलेंगे क्यों, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये बात समझ में आ रही है ना। एक तो ये तरीका है कि आप डिवाइड करके चेक कर लें। एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है इसको टर्मिनेटिंग चेक करने का। देखो p बाई क्यू का अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आप कैसे बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? आप क्या करोगे, आप q का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। आप q का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, है ना। q का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अगर q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रहे हो, उस प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको या तो केवल 2 मिल रहा है या तो केवल 5 मिल रहा है या तो 2 और 5 दोनों मिल रहा है ना। q का जो प्राइम फैक्टर है वो या तो केवल 2 है या तो केवल 5 है या तो 2 और 5 दोनों है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो p बाई क्यू है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे 1/8 था, तो 8 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 है ना। सो इट इज टर्मिनेटिंग, ओके, है ना। जैसे आपने यहाँ पे एक नंबर दिया था 14/9, है ना। आप देखो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 आ रहा है ना। ना तो 2 आ रहा है, ना तो 3, ना तो 2 आ रहा है, ना तो 5 आ रहा है, और ना 2 और 5 दोनों भी नहीं आ रहा है ना। या तो केवल 2 चाहिए था या तो केवल 5 चाहिए था या 2 और 5 दोनों चाहिए था। तो यहाँ पे तो 3 आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ऐसे खूब सारे नंबर, अगर कोई बोल दे कि 1/12, तो देखो 12 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। ये बात समझ आ गई। जैसे आपसे कोई बोले कि 1/20, तो देखो यहाँ पे 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग है। 1/10 टर्मिनेटिंग है, 1/16 टर्मिनेटिंग है, 1/25 टर्मिनेटिंग है। जब भी डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो केवल 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाए या तो 2 और 5 दोनों आ जाए, तो टर्मिनेटिंग होगा। यही टर्मिनेटिंग की कहानी है, ठीक है ना। और बाकी जो टर्मिनेटिंग नहीं है वो क्या है, वो आपको पता ही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग ही रिपीटिंग नंबर होता है। ये बात क्लियर है ना। तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का दो ही तरीका है, एक टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे, सब कुछ समाप्त हो गया। अच्छा, एक और पार्ट है ना आपके नंबर सिस्टम में, एक पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड बेस, है ना। यहां से भी कुछ क्वेश्चन बच्चों के एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। तो आज की क्लास में तुम्हें एक्सपोनेंट एंड बेस का आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, है ना। इसकी एक और क्लास लेंगे जिसमें खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंट इन बेस की क्लास अलग से होगी, क्वेश्चन की क्लास। आज हम लोग यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखो एक्सपोनेंट एंड बेस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक नंबर को हमने ऐसे लिख दिया 2 के पावर 3, इसका मतलब ये है कि आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये है ना। अगर किसी ने लिख दिया 3 के पावर 4, तो इसका मतलब है कि आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स, ऐसा है, ठीक है। यहां भी आप देखोगे तो देखो ये जो 3 है, ये 3 बेस का काम कर रहा है, इसको बेस बोलते हैं। ये जो 4 है ये एक्सपोनेंट का काम कर रहा है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड बेस, ठीक है। अगर मैं इसे जनरलाइज करूं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम इस तरह से लिखें a के पावर m
तो इसे ऐसे लिखना है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। कहां तक लिखोगे? एम टाइम्स लिखोगे a को। ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे कि जो a है, a बेस है। a क्या है भाई? बेस है। और एम क्या है? एम पावर है। एम क्या है? पावर है। ए को बेस बोलते हैं और एम को पावर बोलते हैं। ए को बेस बोलते हैं और एम को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ये बात तो समझ आ रही है ना? हाँ, इसका मतलब ये है कि बेस को आप कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? जितना पावर है उसको। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये चीज आप ध्यान रखोगे, यही काम करता है। ठीक है ना? तो ये मतलब है। अब आपकी क्लास में इसका कुछ अलग से मैं बेस का कंडीशन नहीं बताऊंगा, जो बड़ी क्लास में चल के कंडीशन हो जाता है बेस का कि हाँ, बेस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी क्लास में बस थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन समझना है। ठीक है, वो बाद में बातें हम करेंगे डिटेल में उसके बारे में। तो पहली बात तो ये है ना? यानी कोई ऐसे आपको दे दिया x के पावर 5, तो इसका मतलब यही है कि आप x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। आप x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? ये ऐसा मतलब है। ठीक है ना? अब देखो, इसमें और भी कुछ बातें हैं। ये तो चीजें आप ऐसा समझ ही जाओगे। इसमें थोड़ा सा पहले हम प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं। प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टी है, देखो, किसी भी नंबर के पावर जब 0 हो जाए, जैसे किसी भी नंबर के पावर अगर 0 हो जाए, ठीक है, a के पावर 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। a के पावर 0 हो जाए, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना? यानी आपसे कोई पूछे 2 के पावर 0 कितना होगा, तो आप बोलोगे 1। कोई पूछे 3 के पावर 0 कितना होगा, तो आप बोलोगे 1। कोई पूछे 5 के पावर 0 कितना होगा, आप बोलोगे 1। कोई पूछे x के पावर 0 कितना होगा, तो भी आप बोलोगे 1। ठीक है ना? बस ये बात आपको दिमाग में रखना है कि अगर बेस के पावर 0 आ जाए तो वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है ना? बेस के पावर अगर 0 आ जाए, है ना? बेस चाहे आपके कुछ भी हो, पावर में अगर 0 है तो आप 1 हो। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी बात ये है कि a के पावर अगर 1 हो जाए तो उसकी वैल्यू a होगी, है ना? जैसे आपसे कोई ये बोलेगा 2 के पावर 1 कितना होगा, तो 2 ही तो होगा। 3 के पावर 1 कितना होगा, तो 3 ही तो होगा। 5 के पावर कितना होगा, 5 होगा। x के पावर 1 कितना होगा, 100। क्लियर है ना? तो ये है a के पावर 1 a होगा। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि a के पावर माइनस m आपसे पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 बाई a के पावर m। ऐसा है, a के पावर माइनस m कितना होगा, 1 बाई माइनस a के पावर m। ठीक है ना? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने आना चाहिए। ये सारी बातें आपके कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप कैलकुलेशन पर्पज से पढ़ोगे, हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना? अब इसमें जैसे मान लो 2 के पावर -3 है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 2 के पावर 3, है ना? बात ध्यान में रखना, ये है पॉजिटिव वैल्यू। 2 के पावर -3 पॉजिटिव नंबर है। 1 बाई 2 के पावर 3 यानी ये 1 से बहुत छोटा है। आप देख लो, ये 1 बाई 8 है, ये 8th भाग है, 8th पार्ट। ठीक है ना? 1 बाई 8 है ये। ऐसे ही 2 के पावर कोई पूछे -10 कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 बाई 2 के पावर 10। ठीक है ना? तो यही इसी प्रॉपर्टी से कोई पूछे x के पावर -5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 बाई x के पावर 5। ठीक है ना? कोई पूछे x के पावर -10 कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 बाई x के पावर 10, है ना? अगर ये देखो, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में, ऊपर नेगेटिव में, तो नीचे आके पावर देखो पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना? तो ये सब चीजों को भी आप ध्यान में रखोगे। ऐसे किसी ने लिख रखा है 1 बाई 2 के पावर -5, है ना? तो कोई इसको ऐसा भी लिखेगा 2 के पावर 5, कोई इसे ऐसा लिख देगा 1 बाई 2 के पावर -5। तो ये और ये तीनों एक ही चीज है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? तो ये सब बहुत जल्दी आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, थोड़ा सा भी देर नहीं करना है। ठीक है? इसीलिए आप जब भी कोई चीज सीखते हो, देखो, जब आप कोई चीज सीख जाओगे तो उसे भूलोगे नहीं। ये गेम की तरह है, देखते हो जब हम कोई भी गेम पहली बार खेलते हैं और जैसे ही गेम में हम आउट हो जाते हैं तो फिर अगेन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन में भी यही करना है कि अगर आप फ्लॉप हो जा रहे हो, आप जल्दी नहीं सीख पा रहे हो, तो आप बार बार उसे करें, आप सीखें। ये नहीं कि आप वो ठुक के छोड़ दे, यार ये मुझसे नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे गेम में कितना कठिन से कठिन गेम आता है और हम
शुरुआत में 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगता है कि ये तो हम यहाँ पे टिक ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो जाता है कि एक दिन हम उसके चैंपियन भी बन जाते हैं। सेम काम आपको मैथ्स में भी करना है और आप इसके चैंपियन हो जाओगे प्रैक्टिस से, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को भी आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? सही है? तो इसे भी हटा देते हैं। ये तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी है, लिख लो, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल्स टू a के पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो एक ही बेस पे दोनों पावर को जोड़ दो। जैसे मान लो आपको किसी ने दे दिया 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 5, तो ये करके 2 के पावर 10 प्लस 5, नाउ दिस इज 2 के पावर 15, है ना? किसी ने दे दिया x के पावर 7 इंटू एक्स के पावर 8, तो आप जल्दी कर दो x के पावर 7 प्लस 8 एंड नाउ दिस इज x के पावर 15। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब देखोगे कि एक ही बेस पे दोनों पावर को जोड़ना होता है। कोई पूछेगा x की पावर 3 इंटू एक्स के पावर 4, ठीक है? तो आप दोनों को जोड़ दो, 3 प्लस 4 7 होगा, है ना? और ये सब भी आप एकदम जल्दी जल्दी करोगे, हर जगह यूज होने वाला है। पूरी अलजेब्रा में ये सब चीजें यूज होती रहती है, ठीक है? और बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है ना? ये सारी बातें हम लोग को कैसे पता होता है कि बच्चों को ये सब चीजें नहीं आती है? ऑफलाइन क्लास में हम लोग ये सब देखते हैं, बच्चा स्ट्रगल करता है। 90% तो बच्चे ऐसा मान लेते हैं कि मेरा मैथ्स कमजोर है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका मैथ्स कमजोर नहीं है। आप बेसिक चीजों को एकदम ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना? तो जैसे ही आपकी बेसिक चीजें सही होगी, आपको सबसे आसान मैथ्स है, ठीक है ना? आप बहुत जल्दी ये सब चीजें करने लग जाओगे, आपको मजा भी आएगा मैथ्स करके। मैथ्स का तो एक फायदा ये भी है कि आप भूल नहीं सकते हो, है ना? बाकी सब्जेक्ट तो हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है। एक बार अगर मैथ्स सीख गया ना, तो बिना रिवीजन के भी आते रहता है, बिना रिवीजन के भी हमें पेपर में अच्छा मार्क्स दिलाता है, ठीक है ना? जो चीज सीखते हैं हम उसे भूलते नहीं है। साइकिल चलाना सीखते हैं, कभी भूलते हैं क्या? बाइक चलाना सीखते हैं, कभी भूलते हैं क्या? ठीक है? तो एक बार अगर सीख जाओगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है? तो ये कहानी है। ऐसे आपको यहां पे भी करना है, ठीक है ना? यहां पे भी आपको ऐसे ही करना है। अगला प्रॉपर्टी देखो, पांचवा प्रॉपर्टी है, फिर से असाइन a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, ये a के पावर m माइनस n, है ना? जैसे मान लो आपको किसी ने दिया 2 के पावर 10 अपॉन 2 के पावर 2, तो आप बहुत जल्दी बता दो ये 2 के पावर 10 माइनस 2 यानी 2 के पावर 8 आ गया। किसी ने दे दिया x के पावर 20 x के पावर 5, तो आप लिख दो x के पावर 15, है ना? ये सब काम होता है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? तो ये सब काम आपको बहुत जल्दी आना चाहिए, ये सब काम आपको बहुत जल्दी आना चाहिए, ठीक है? ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी ए के पावर m इंटू बी के पावर m। अगर दोनों का पावर सेम है पर बेस अलग अलग है, तो आप ऐसे लिख दो ए बी के पावर m, ए बी के पावर m। अगर किसी ने ऐसा दिया 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5, तो आप बता दो 2 इंटू 3 के पावर 5 होगा, है ना भाई? ये 6 के पावर 5 हो गया। क्लियर है? किसी ने किया x की पावर 7 y के पावर 7, अब बता दो भाई ये x y के पावर 7 है। किसी ने किया x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो अब बता दो ये x y का स्क्वायर है। क्लियर? ठीक है ना? तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको दिक्कत होती है तो पहले प्रॉपर्टीज को ही बार बार लिखो, फॉर्मूले को ही बार बार लिखो। क्लियर है ना? तो ये सब चीजें आप बार बार करना सीखो। सातवां पॉइंट है, ये ऐसा है a के पावर m और इसके पावर में n है, तो आप इसे ऐसे लिख लो a के पावर mn, ये हो जाएगा a के पावर mn। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये आपकी सातवीं प्रॉपर्टी हो गई। और भी कुछ बच रहा है क्या? और भी कुछ बच रहा है? कुछ कुछ देखो, जैसे मान लो ये दे दिया, इफ a के पावर x इक्वल्स टू b के पावर x, ऐसा दे दिया, तो a बराबर b होगा, a बराबर b होगा, ठीक है ना? और भी कुछ बातें, अगर मान लो a के पावर m इक्वल्स टू a के पावर n, ऐसा दे रखा है, इसलिए m बराबर क्या होगा? n होगा। इस बात का भी ध्यान रखें, m बराबर क्या होगा? n होगा, है ना? ये भी कहीं मिलेगा तो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है? इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में करते हैं।